आज हमारा फाइनल टॉपिक है हिस्ट्री का अभी तक की जो हमने कवर की। और उसमें हमने बात करनी है रशिया की हिस्ट्री के बारे में। रशिया जो है ना ये तो बहुत बड़ा मतलब चंक लेता है वर्ल्ड की और एशिया की सबसे पहले। और लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो ये बिल्कुल छोटी हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ था। जिस तरह हमने ग्रीस की बात की थी ना कि ग्रीस एक चंद सिटी स्टेट्स थी और वो वाला, तो रशिया की भी स्टार्टिंग बिल्कुल छोटी है। और जहां हम जा रहे हैं जो बात करने की, हम रशिया की बात कर रहे हैं अराउंड द टाइम इस्लाम के इमर्ज होने के बाद और खुलफा राशिदीन का दौर। और उसके बाद ये हम बेसिकली, क्योंकि हमने रशिया की हिस्ट्री कवर ही बिल्कुल नहीं की थी अभी तक, तो हम रशिया की बात जो भी करेंगे वो स्टार्ट होगी इस्लाम के मतलब इमर्जेंस से लेके टिल फिफ्थ इंडियन ओशन ट्रेड तक, या वो ओटमन एम्पायर और वेनिस के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आखिरकार एक इस्लामिक एम्पायर जो खाली रह गया था और वेनिस के साथ ट्रेड हो रही थी और यूरोप निकल गया था अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए। तो हमने वहां तक रशिया की कवर करनी, तो ये रशिया पीछे बैकग्राउंड पे बिल्कुल खड़ा था और हम उसको अब आखिरकार एक्सप्लोर करने लगे। तो जहां हम रशिया की बात कर रहे हैं ना, वो जो है ना वो पहले रशिया नहीं था। और इससे पहले सारे चीजें बताने से पहले पहले मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल इंट्रोड्यूस कर दूं आपको, फिर हम आगे चलते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके बारे में हमने अभी तक बिल्कुल बात नहीं की। हमने मंगोलों के बारे में बात की, हमने यूरोपियंस के बारे में बात की, हमने चाइनीज और सब लोगों के बारे में बात की। हमने जिनके बारे में बात नहीं की वो थे वाइकिंग। ठीक है। वाइकिंग्स पे आज कोई लेक्चर नहीं है ना, वाइकिंग्स की हमने डिटेल कवर करनी है। लेकिन वाइकिंग्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ ये कौन थे। वाइकिंग्स जो थे ना ये एक इनको नॉर्समैन भी कहा जाता है, इनको वाइकिंग्स भी कहा जाता है, इनको वरंजियंस भी कहा जाता है। ये तीन नाम है लेकिन मेन इनका नाम वाइकिंग्स ही है। जो वाइकिंग्स थे ना ये बहुत अच्छे मरीनर्स थे, मतलब ये कश्तियां बहुत अच्छी चलाते थे और ये कॉन्कर करते थे और लड़ते थे जंगें एंड सो ऑन। और इनका बहुत हिस्ट्री की जो अब मूवीज होंगी उनमें जिक्र होगा और उसमें चीजों में वाइकिंग्स दिखाए होंगे। वाइकिंग्स जो मेन थे ना इनकी, जो जहाँ ये रहते थे वो स्वीडन और नॉर्वे वाली साइड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनको हम कहते हैं ना, ये वहां पे रहते थे स्वीडन और नॉर्वे में। इनका मेन जो ग्रीन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये एरिया, यहाँ पे वाइकिंग्स की जो रहने की जगह थी। और वाइकिंग्स का मेन काम ये था बिकॉज दे वर गुड मरीनर्स, तो ये डिफरेंट जगहों पे ट्रेड करते थे। जैसे कि यहाँ पे आइसलैंड है, कि यहाँ पे आइसलैंड में ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद ये आगे ग्रीनलैंड है, या यहाँ पे मतलब इन एरियाज में इन्होंने ट्रेडिंग की वाइकिंग। और ये इस तरह अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाते थे और ट्रेड करते थे और मुआहदे करते थे, और ये इस तरह का था। क्योंकि इनके खुद जहाँ जिन एरियाज में ये रह रहे थे ये बहुत सर्द सर्द इलाके, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये बहुत ठंडे इलाके हैं। तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड हो भी तो आप उधर फसल नहीं उगा सकते। तो इनको ऐसे एरियाज चाहिए थे जहाँ पे ये सेटलमेंट छोटी छोटी बना के ना अपनी वहाँ पे फसलें उगा सकें और वहां से रिसोर्सेज यूज कर सकें। तो दैट वाज व्हाट दे डिड। और इसी दौरान करते कराते हुआ ये कि इनका ना एक इन्होंने दो काम किया। एक तो ये ट्रेड करते करते ये यहाँ पे थे ना, तो यहाँ से ये ट्रेड करते करते ये हमारा कॉन्स्टेंटिनोपल है जहाँ पे हमारा बेजेंटीन एम्पायर है। सो दे ट्रेडेड और ये रिवर चैनल्स बनाते बनाते ना ये इधर पहुंच गए ब्लैक सी के थ्रू। ये ब्लैक सी लिखा हुआ है, ब्लैक सी के थ्रू ये कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए। और इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ एक तो ट्रेड की, और दूसरा इन्होंने जो एक ट्रेड रूट बनाया वो थ्रू द रिवर वंस अगेन कैस्पियन सी, ये सी है, इसके थ्रू जाके ये बगदाद भी पहुंच गया और इन्होंने बगदाद में मुसलमानों के साथ भी ट्रेड। और इसमें ये भी है कि अल गजाली जो थे उनकी वाइकिंग से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने अपने किताबों में इनका जिक्र भी किया हुआ है। उनकी पूरी एक बुक है वाइकिंग के बारे में, उन्होंने मेंशन किया हुआ है वाइकिंग को अच्छी तरह वहां पे। और वो भी हम किसी दिन बाद में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उन्होंने वाइकिंग से वो मिले थे और उन्होंने वाइकिंग से इधर ये नॉर्वे स्वीडन वाले रीजन तक भी वो पहुंचे थे और उन्होंने इनसे उनका इंटरेक्शन हुआ था, मुसलमानों का एज अ होल इनसे इंटरेक्शन हुआ। क्योंकि बाद में ना वाइकिंग्स की चीजें जो रिलेटेड चीजें थी वो मुसलमानों के यानी बगदाद के अंदर पाई जाती थी और कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर पाई गई। तो इसका मतलब इनका कांटेक्ट जरूर हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? ये थ्रू दीज रिवर चैनल्स, जो यहाँ पे एक क्या हमें नजर आ रहा है, और एक ये वाला रिवर चैनल और एक ये वाला रिवर चैनल। ये जो ब्लैक में जिसको मैंने हाईलाइट किया इसको नीपर कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम क्लियर करें, ये नीपर लिखा हुआ है, नीपर। और इसको वोल्गा कहते हैं। ये दो रिवर्स है जिनके थ्रू और फिर दरमियान में आ जाते हैं सीज, एक ब्लैक सी आता है और एक कैस्पियन सी आता है, और ये फिर एक बगदाद पहुंचता है राउट और एक कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचता है। तो वाइकिंग्स जो है इनके थ्रू ट्रेड करते थे। थोड़ी सी ज्योग्राफी का मैं कह रहा हूँ लेआउट समझ आ जाए ताकि हम आगे चलें। और एक और काम, क्योंकि ये इधर कर रहे थे ट्रेड, मैंने बताया दूसरी तरफ आइसलैंड पे और ये ग्रीनलैंड वाली साइड पे सेटलमेंट्स कर रहे थे, तो ये करते करते ना दे वेंट वेस्टवर्ड।
और ये वेस्ट जाते जाते ये जो अटलांटिक ओशन है, और ये अभी वाकया जो है कोलंबस के आने से बहुत मतलब सेंचुरीज पहले की बात हो रही है, यानी ये 3-4 सेंचुरीज मतलब 300 साल अभी पड़े हैं कोलंबस के पैदा होने में। तो वाइकिंग्स जो थे ना वो करते कराते समहाउ दे रीच्ड अमेरिका। ये अभी तक हमें प्रूफ मिल चुका है कि वाइकिंग्स जो है वो अमेरिका पहुंच गए थे कोलंबस से बहुत देर पहले। कोलंबस पहला बंदा नहीं था जो भाई पहुंचा था अमेरिका। और भी थ्योरीज हैं और कौन कौन से लोग पहुंचे, लेकिन वाइकिंग्स को तो कंफर्म पता चल गया कि वो पहुंच गए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ जाके ना नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहाँ एक सेटलमेंट बनाई थी जिसको विनलैंड कहा जाता है। इन्होंने उसको अगर मैं दिखाऊं तो ये नीचे ये न्यू फाउंडलैंड लिखा हुआ है। इसको विनलैंड भी कहते हैं, न्यू फाउंडलैंड। इन्होंने यहाँ पे ये बेसिकली जगह बिल्ड की थी, एक सेटलमेंट बिल्ड की थी वाइकिंग्स ने जाके। तो ये अमेरिका तक भी पहुंच गए थे। सो दे वर वेरी गुड एक्सप्लोरर्स और मरीनर्स कि उन्होंने अटलांटिक ओशन में उस टाइम में कंपस, कोई प्रॉपर कंपस के बगैर वो अमेरिका भी पहुंच गए थे, और उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रेड की। तो अभी तक ये तो समझ आ गई वाइकिंग्स के बारे में आप लोगों को, और उनके कॉन्टेक्ट के बारे में। हाँ जी। अब जो वाइकिंग्स थे ना, अब इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम वापस रशिया पे चलते हैं, फिर वाइकिंग्स की बात खुद ही सेंस बन जाएगी कि उनका जिक्र बनेगा क्या। हम जो रशियन जो था ना, बिफोर देर वॉज अ रशियन एम्पायर, बिफोर देर वॉज अ रशियन किंगडम, एक एरिया था उसको कहते थे किएवियन रूस। ठीक है, किएवियन रूस ये लिखा भी हुआ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। और मैं बताता हूँ इसको क्यों किएवियन रूस कहते थे। सो हम जब रशिया की बात करेंगे ड्यूरिंग द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम, इस्लामिक गोल्डन एज, चाइना की गोल्डन एज, मंगोलों का दौर, उसमें हम किएवियन रूस की बात करेंगे। उस टाइम रशिया नहीं एग्जिस्ट करता था, उस टाइम में किएवियन रूस एग्जिस्ट करता था। किएव और रूस, और ये वर्ड किस तरह जुड़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका ओरिजिन है और स्टोरी है, वो अभी हम उस पर बात करेंगे। पहले तो मैं जरा किएव की जगह समझा दूं किधर है, अगर बड़े मैप, इसी मैप पे चले समझा देता हूँ। तो किएव जो है ना वो ये है, ये मैंने सर्कल कर दिया। किएव ये है, और ये वाले जो यहाँ पे वाइकिंग से, बाय द वे ये स्वीडन ऊपर नजर आ रहा होगा और आपको नीचे, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल नजर आ रहा है। मैं क्लियर कर दूं, दोबारा बनाता हूँ। किएव स्वीडन, ठीक है, ऊपर, और नीचे कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये हमारी जगह, हम इनसे अवेयर हैं, इन जगहों से हमने इन जगहों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। और जो स्वीडन है वो ऊपर, वहां पे यहाँ पे वाइकिंग्स होते थे, ये मैंने ऊपर क्रॉस लगा दिया। और ये किएव स्टेट जो थी ना, ये यहाँ पे रशिया के अंदर किएव है। अब ये ट्रेड मैंने बताया वाइकिंग्स ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे और ग्रुप ऑफ पीपल भी रहते थे इस सारे रीजन के अंदर। उनको स्लैब्स कहा जाता था, स्लाविक पीपल कहा जाता था, SLAV, स्लैब्स, या स्लाविक पीपल, SLAVIC, स्लाविक पीपल। स्लाविक लैंग्वेज भी होती है, स्लाविक लैंग्वेज जिसको कहते हैं। तो वो यहाँ पे रहते थे, उनके ट्राइब्स रहते थे, और यहाँ पे थ्रू आउट रशिया देर वर ट्राइबल सेटलमेंट्स थी यहाँ पे, जैसे हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड एक टाइम में। और इस तरह ट्राइब्स की शक्ल में यहाँ पे भी कुछ स्लैब्स रहते थे, कुछ यहाँ पे रहते थे, और कुछ इधर रहते थे। सो देवर लाइक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, कोई नॉर्थ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, इस तरह ये ग्रुप्स रह रहे थे। अब हमें नहीं पता कि ये रशियंस का ओरिजिन क्या है, एग्जैक्ट ओरिजिन, लेकिन हमारे पास 3 स्टोरियां, वो 3 स्टोरियां मैं बता देता हूँ, जो 3 थ्योरीज हैं, और तीनों अपने एंड से जस्टिफाइड है। कि एक थ्योरी ये है कि जो स्लैविक पीपल थे वो ही रशियन है, जो यहाँ पे ट्राइब्स रह रहे थे ना इस एरिया में, ये जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो ट्राइब्स रह रहे थे स्लैविक पीपल के, वो ही आके उन्होंने ये सेटलमेंट से बात की, और उन्होंने ये बेसिकली किएव के अंदर जो सिटी, किएव एक सिटी स्टेट बनी, तो किएव की सिटी स्टेट उन्होंने बात की। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि जो वाइकिंग्स थे ना, जो इधर रहते थे स्वीडन की साइड पे, ये जो थे ये नीचे आए, मैंने बताया ये रिवर्स के थ्रू आए थे नीचे, और ये ट्रेड कर रहे थे कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर, यहाँ तक इन्होंने ट्रेड की थी। तो करते कराते दे हैड टू पास किएव, क्योंकि किएव बिल्कुल दरमियान में आता है। अगर इधर से रूट देखेंगे ना सी का, तो ऐसा कुछ रूट बनेगा, दोबारा से बना देता हूँ। ये, तो ये रूट बनेगा सी का, तो उसमें किएव बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। तो इन्होंने, ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई हो, एक ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाई हो, और वो किएव, किएव का शहर इस तरह आबाद हुआ हो। तो ये भी एक कहानी कि वाइकिंग्स ने किया था। और एक और कहानी ये है कि जो जो रशियन क्रॉनिकल्स आती, जो रशियन ने रिकॉर्ड की थी हिस्ट्री, इवन दो ये रिकॉर्ड हुई थी हिस्ट्री 500 साल बाद इस वाक्य के, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड जो की हुई है, वो रिकॉर्ड में क्या आता लिखा हुआ कि जो स्लाविक पीपल यहाँ पे रह रहे थे ना, छोटे छोटे जो यहाँ पे ट्राइब्स थे स्लाव्स के, उन्होंने पहले तो वो वाइकिंग्स जो थे वो अपनी यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करते रहते,
लेकिन उन्होंने फिर वाइकिंग्स को हटा दिया यहाँ से, क्योंकि वो वाइकिंग्स को पैसे नहीं देना चाहते थे, टैक्सेस नहीं देना चाहते थे और सो ऑन। उन्होंने जब हटा दिया तो कहते, उन्होंने लिखा है कि हमारी फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, हम ट्राइब्स की ना एक दूसरे से लड़ने लग पड़े ट्राइब। और जब ये एक दूसरे से ट्राइब्स लड़े तो इन्होंने देखा इस्लामिक पीपल के ट्राइब्स ने कि हमारा ये नहीं चल रहा सिस्टम, सो दे कॉन्टेक्टेड द वाइकिंग्स जो यहाँ पे थे, और उनको कहा कि तुम आके हमें ना रूल करो, हम पे हुकूमत करो। और फिर वो वाइकिंग्स जो है ना, उन्होंने आके यहाँ पे आके किएव के ऊपर पहले उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई, और फिर वो करते कराते किएव तक पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट बना ली, और उन्होंने स्लाविक पीपल के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। अब ये कहानी थोड़ी सी लगती है अजीब, बिकॉज ये ऐसे लगता है जैसे वाइकिंग्स ने खुद आके जबरदस्ती हुकूमत बनाई, फिर बाद में उन्होंने स्टोरी खुद बना ली कि उन्होंने ये स्लाविक पीपल हमें बुलाया था, हम तो खुद नहीं आए थे। ये भी पूरी हो सकती है, लेकिन ये थ्योरीज है कि हुआ क्या। अब ये नाम कहाँ से आ रहा है? असल में जो वाइकिंग्स थे, मैंने उनको बताया, उनका नाम, उनको नॉर्समैन भी कहा जाता है, उनको वाइकिंग्स भी कहा जाता है। उनको यहाँ पे इन्होंने वरंजियंस भी लिखा हुआ है, ये ब्लैक में, ठीक है, ये लिखा हुआ वरंजियंस। तो वरंजियंस भी उनको नाम कहा जाता है, लेकिन एक उनका और नाम था, उनको रुस कहते थे, RUS, रुस। तो वाइकिंग्स को रुस भी कहा जाता है, स्पेशली जो ये स्वीडन वाली साइड पे रहते थे। और भी वाइकिंग्स थे जो नॉर्वे वाली साइड पे थे, तो ये काफी सारे ग्रुप्स थे, लेकिन जो स्वीडन वाले वाइकिंग्स थे इनको रुस भी कहते थे। तो रूस जो आए ना नीचे, जब वो आके किएव के अंदर सेटल हुए और उन्होंने ये वाला एरिया ऑक्यूपाई किया, तो इसको, ये सारे जो रेड रीजन आपको नजर आ रहा है ना, इसको लैंड ऑफ रूस कहा जाता था, लैंड ऑफ रूस। अब जब उन्होंने किएव में आके सेटलमेंट बनाई, तो किएव उनका लैंड बन गया ना, सेंट्रल पीस बन गया, सेंट्रल सिटी स्टेट बन गई, जिसके ऊपर सारे सिस्टम चल रहा था। तो लैंड की जगह उन्होंने किएव नाम रख दिया। तो पहले लैंड ऑफ रूस नाम था, फिर वो किएवियन रूस हो गया, क्योंकि लैंड जो है वो किएव की जगह, लैंड की जगह किएव पुट कर दिया। तो पहले जो वाइकिंग्स की सेटलमेंट थी लैंड ऑफ रूस, और बाद में किएवियन रूस। तो इस तरह ये नेम का ओरिजिन है, किएवियन रूस, जिसकी हम जो रशिया को कहा जाता था थ्रू आउट हिस्ट्री, स्पेशली अर्ली एजेस में, जो हमने मिडिल एजेस में, रशिया का नाम किएवियन रूस था। रशिया तब एग्जिस्ट ही नहीं मैप पे करता था, ना किसी को रशिया का नाम पता था, दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट किएवियन रूस। और उसका ओरिजिन भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अभी तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। क्लियर है। क्लियर है, ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि अभी जब मैंने इनके ओरिजिन के बारे में बताया, तो इसमें ये भी बात मेंशन करता जाऊं, वो ये है कि जो इनकी लैंग्वेज है ना, रशियन लैंग्वेज जो है वो ज्यादा स्लाविक लैंग्वेज से मिलती है और स्वीडिश लैंग्वेज से कम मिलती है। तो इसलिए वो थ्योरी ज्यादा सपोर्ट करती है कि जो स्लाव्स थे वो, उन्होंने ये जगह बात की थी रादर देन द वाइकिंग्स जो स्वीडिश थे। तो ये भी है, पर वही बात है, इट्स स्टिल डिबेटेबल टिल नाउ कि हु वर द एक्चुअल ओरिजिनेटर्स ऑफ द रशियन। लेकिन ये बात काफी क्लियर है कि ये यूरोपियंस ही थे। एट द एंड ऑफ द डे ये यूरोपियन ब्लड लाइन के लोग थे, वाइट्स यूरोपियन पीपल जो यहाँ पे आके सेटल हुए थे, वो जो भी स्लाव्स थे या वो वाइकिंग्स थे, बट एवर दे वर यूरोपियंस। और ये बात रेलिवेंट हो जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि वो वाइकिंग्स थे, वो क्यों कह रहा हूँ कि वो यूरोपियंस थे, ये आगे जाके मैं समझा। अब इन्होंने किएव में ट्रेडिंग ये करते रहते थे, की जो किएवियन रूस थे, जो यहाँ के लोग थे, वो ट्रेडिंग करते थे, और रॉ मटेरियल्स में भी, और डिफरेंट फर वैक्स और ये चीजें, स्लेव्स तक भी ये ट्रेड करते थे। और काइंडली स्लाविक और स्लेव को कंफ्यूज ना करें, वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें। स्लाविक लोग हैं और लैंग्वेज से रिलेट करता है, स्लेव्स तो हमें पता क्या होता है स्लेव। सो और ये है कि यहाँ पे इनका सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का था कि आपका जो, जिस लैंड पे आप काम करते थे ना, जिस जमीन पे आप फसल उगाते थे अपनी, उसमें ही वही आपका सोशल स्टेटस डिफाइन करती थी। बिकॉज अगर आपने कभी टैक्स, जो टैक्स है वो आप उसके डेप्थ में चढ़ गए, आप नहीं दे सकते, टैक्स नहीं पे कर सकते, तो जिस लैंड पे आप काम करें, फिर आप पूरी जिंदगी उस लैंड के साथ बाउंड है, और आपने उसकी पूरी जिंदगी काम करके, आपकी सजा ये है कि आपने टैक्स नहीं दिया, तो आपकी सजा बन जाती थी कि यू हैव टू वर्क ऑन दैट लैंड टिल डेथ। और इस सेंस का मतलब कोई बुरा सिस्टम नहीं था ये, जैसे यूरोप में फ्यूडलिज्म का सिस्टम था कि वो भी लैंड के साथ पेरेंट्स को बाउंड करते थे, हमने डार्क एजेस में पढ़ा था जब, तो यहाँ पे ये भी बाउंड कर देते थे लैंड के साथ। तो सोशल स्ट्रक्चर सिंपल सा था। अभी तक कोई हुकूमत का सिस्टम नहीं था, अनलेस जब तक जो स्टोरी में ये स्टेट नहीं बनी थी, किएवियन रूस की स्टेट नहीं बनी थी। जब स्टेट बन गई ना, तो वहां पे जो रूलर था किएव का, जो हेड था किएव का, उसको कहते थे ग्रैंड प्रिंस। वो ग्रैंड प्रिंस होता था, और वो बाकी जो फ्यूचर रशियन किंग्स होंगे ना, उनके लिए वो मॉडल बनेगा, वो ग्रैंड प्रिंस।
और ये जो है ना, इस टाइम में जो ये ग्रैंड प्रिंस था कीव का, जिसने ये सिस्टम चलाना था, उसने एक बड़ा ही मेजर डिसीजन लिया। वो था कि हमने किस फिलोसफी को, किस थ्योलॉजी को फॉलो करना है। ये हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा डिसीजन है इनका, बिकॉज नाउ दे हैड ओनली टू ऑप्शन इस टाइम के, जिस टाइम में ये कीवियन रूस बनी है। एक, या तो ये मुसलमान हो जाते या ये क्रिश्चियंस हो जाते, तो दे हैड ओनली टू चॉइसेस एट दैट टाइम। अब ये हुआ कि जो उस टाइम का किंग था, प्रिंस व्लादिमीर जिसको कहा जाता है, उसने डिसाइड किया कि दे विल कन्वर्ट, द रूस विल कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, स्पेशली बेजेंटीनियन क्रिश्चियनिटी जिसको कहते हैं ना, वो उसमें कन्वर्ट हो गए। ये बेजेंटीनियन क्रिश्चियनिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। कैथोलिक वाली जो थी वो वेस्ट में रह गई थी, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना, उसकी क्रिश्चियनिटी को इन्होंने कबूल कर लिया। और इन्होंने अराउंड ये 1000 एडी के दौरान हुआ कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल की। और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को इस्लाम के ऊपर चूज क्यों किया, उसका सिंपल रीजन ये था कि रशियंस को ड्रिंकिंग का बहुत शौक था, अल्कोहल का बहुत शौक था। एंड क्रिश्चियनिटी उसकी इजाजत दे रही थी, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता था। सो देवर लाइक कि हम वो रिलीजन एक्सेप्ट करेंगे जो हमें उसकी इजाजत देगा। और उसका उनका एक कॉल भी है कि ड्रिंक इज द जॉय ऑफ द रशियंस। तो इसलिए दे एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, दैट्स द सिंपल रीजन कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, इस्लाम नहीं एक्सेप्ट किया। अदरवाइज ये मुसलमान भी हो सकते थे। और देन कीवियन रूस जो है ना, टाइम गुजरता गया। एंड 1240 में जो हमने पढ़ा, जब बगदाद 1258 में तबाह हुआ था, बिफोर दैट रफली उससे 18 साल पहले की बात है कि मंगोल जो थे वो आ चुके थे। मंगोल तो काफी देर से आ चुके थे। और जब मंगोल आए तो उन्होंने रशिया पे हमला किया, उन्होंने कीवियन रूस पे हमला किया। और उन्होंने इन 1240 कीवियन रूस की जो स्टेट थी वो अपने अंडर ले ली मंगोलों ने। और और ये इसलिए भी इस टाइम में एक और बात भी थी कि जो कीव की जो हालात थे वो काफी खराब थे। खराब ये थे कि ये एक दूसरे से लड़ाई जंगे लड़ रहे थे। जो प्रिंसेस थे वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और उस वजह से ये कि ये इंस्टेबिलिटी इतनी थी इनके। और इसके साथ साथ ये भी था कि ये बाहर डिफरेंट नोमैडिक ग्रुप्स जो उधर रशिया के अंदर रहते थे उस टाइम में, उनसे भी लड़ रहे थे जंगे। तो दे वर वीक, और मंगोलों ने उसका फायदा उठाया और वो आए और उन्होंने कॉन्कर कर लिया। तो इनको पहले चाइना को कैप्चर किया, उसके बाद रशिया को किया, और फिर आया इवेंचुअली वो बगदाद तक पहुंच गए थे, और वो पर्शिया तक, और ये वाली सारी। अब जो पीरियड जिस जिस पीरियड में मंगोलों ने हुकूमत की ना रशिया के ऊपर, उस पीरियड को कहा जाता है एपनेज रशिया। ठीक है, ये एपनेज रशिया उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। जो एपनेज रशिया ना, एपनेज का मतलब होता है प्रिंसडम को कहते हैं। एक किंगडम होती है चीज, एक होती है प्रिंसडम। किंगडम होती है कि किंग है, डिफरेंट किंग्स हैं और वो अपने एक एरिया को संभाल रहे हैं, और वो किंगडम है उसका, राइट। प्रिंसडम में प्रिंस डिफरेंट एक एरिया को संभाल रहा है, और एक दूसरा प्रिंस दूसरे एरिया को संभाल रहा है। सो ये इनके अपने अपने हैं। तो किंगडम को आप प्रिंसडम तब कहते हैं जब वहां पे प्रिंस और किंग ना। और मैंने अभी कहा है कि अपना जो इनका हेड होता था कीव का, उसको प्रिंस कहते थे, ग्रैंड प्रिंस होता था ना। तो ये प्रिंसडम पे, किंगशिप पे नहीं चलते थे, प्रिंसशिप पे चलते थे। सिस्टम वही है वैसे। तो एपनेज ये है कि डिफरेंट प्रिंसडम हो, और वो ये था कि वो डिफरेंट प्रिंसडम इंडिपेंडेंट होते थे। इन्होंने नीचे ना यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है कि ये जो, ये वाली नीचे वाली लाइन जो है ना, ये मैं रिमूव करूंगा तो आपको अपना नजर आएगी। तो ये जो नीचे वाली लाइन है कि पीरियड वेयर इंडिविजुअल प्रिंसेस रूल्ड पीसेस ऑफ ओल्ड कीवियन स्टेट एंड फॉट अमंग देमसेल्फ, इसको एपनेज का दौर कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट प्रिंसेस जो थे ना, उन्होंने छोटे छोटे अपने सब किंगडम्स बना लिए थे, छोटे छोटे प्रिंसडम्स बना लिए थे। और वो पुरानी जो कीवियन स्टेट थी जो सिंगल रूलर के अंडर थी ना, वो उसको ऊपर लड़ रहे थे और उसको हुकूमत जमाना चाहते थे। और ये कुछ इस तरह के हालात थे कि रशिया का ये हाल हो गया था, छोटे छोटे ये चंक्स में डिफरेंट प्रिंसडम्स बन गए थे। क्योंकि अगर हम देखें तो ये कीव है, ये वाला एरिया कीव है। तो यहाँ से ये जो एरिया जितना वो रेड में जो पीछे हमने देखा था ना, ये सारा एरिया जो है यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसडम्स बन गए थे और ये लड़ रहे हैं मुसलसल। तो इसको एपनेज रशिया का दौर कहा जाता है। और एक दूसरे के ऊपर इसलिए लड़ रहे थे कि ये कंट्रोल लेके आ सकें, और कंट्रोल आने की वजह से रशिया के अंदर जो कीवियन रूस की जो स्टेट थी उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती गई, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकी इस पीरियड के दौरान स्पेशली। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो क्या हुआ कि जब मंगोल आए और उन्होंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्टेट्स बनाई थी। उन्होंने चाइना में अपनी ग्रेट जो खानेट बनाई थी, और रशिया के अंदर ना उन्होंने जो कीवियन रूस है वहां के अंदर उन्होंने बनाई थी खानेट ऑफ द गोल्डन होर्ड, जिसको कहा जाता है, जो येलो के अंदर नजर आ रही है आपको। तो उन्होंने कीवियन रूस, ये कीव ऊपर है अभी भी, ठीक है। ये ये कीव ऊपर है, मॉस्को भी ऊपर है।
और ये इन्होंने यहाँ पे लेकिन अपनी जो स्टेट सेटलमेंट की थी, इन्होंने बेसिक मंगोलों ने ये एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था और उन्होंने अपनी यहाँ पे पावर जमाई। अब ये हुआ कि मंगोल जो है वो कोई बड़ा शिफ्ट नहीं लेके आ सके रशियन के कल्चर्स में, और इनके जो किएवियन के कल्चर था उनका और उनका जो स्टाइल था। लेकिन मंगोलों में से एक जरूर चीज हुई कि पॉपुलेशन शिफ्ट आया जो पहले नहीं था। वो क्या हुआ कि क्योंकि किएव यहाँ ऊपर है, तो किएव वाज मोर क्लोजर टू द खानेट। जो खानेट है उसके बहुत करीब है बॉर्डर के उनके। तो इसका खतरा था कि यहाँ पे जो मंगोल हैं बार बार हमला करते हैं और किसी टाइम भी अटैक कर देते हैं। सो इट वाज स्टिल रिस्की के इस एरिया पे ना आप यहाँ पे रहें। तो पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम किएव टू मॉस्को। तो लोग जो है ना वो किएव से मॉस्को जाने लग पड़े और पॉपुलेशन का एकदम शिफ्ट आया। जो किएव पहले इनका सेंट्रल पॉइंट था वो अब आहिस्ता आहिस्ता मॉस्को बनने लग पड़ा। तो मंगोलों की प्रेजेंस से वजह से ये हुआ कि उनके मैसेकर से बचने के लिए, उनके हमलों से बचने के लिए एक जो खौफ फैला था रशिया के अंदर अंदर भी, उसमें पॉपुलेशन शिफ्ट आया एंड पीपल मूव फ्रॉम किएव टू मॉस्को। अब ये है कि लेकिन इन्होंने रशियंस जो थे ना, जो किएवियंस थे और जो ये रुस थे, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मंगोलों को पूरी तरह। अनलाइक जो इस्लामिक स्टेट से बगदाद के जो था कैलिफ था, उसने रेजिस्ट किया था और सारा जो मामला हुआ था और हमने पढ़ा था वो नहीं हुआ। ये रशियन प्रिंसेस जो थे उनको जब वो हार गए थे जंग तो उनको पता था, तो दे रिकग्नाइज द मंगोल खान और उन्होंने मंगोलों के खान को रिकग्नाइज भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने अलाउ किया कि वो बेसिकली वो उनकी ट्रीटी में एक किस्म के आ जाते थे, क्योंकि मैंने बताया कि उनका एक खान होता है तो आपको उसको रिकग्नाइज करना पड़ता है उस खान को। दूसरा ये कि आपको उसको टैक्स देना पड़ता है जो भी हर साल का। और वो मंगोलों को वो देते थे रशियंस और जो किएवियंस थे बेसिकली। एंड साथ साथ ये है कि एक और शरायत थी मंगोलों की कि जो आपका ग्रैंड प्रिंस है ना, जो किएव का ग्रैंड प्रिंस होता था, वो हम चूज करें। जो कि उन्होंने सल्जूकों के साथ भी किया था, जो कि तुर्कों की स्टेट थी ना, उनके साथ भी सेम किया था कि तुम लोगों का सुल्तान हम चूज करेंगे। सो दे डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग कि तुम्हारा ग्रैंड प्रिंस हम सेलेक्ट करें, ताकि ये हो कि ऐसा बंदा सेलेक्ट करें जो बगावत ना करे। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जब मंगोल आए ना, तो एक मिनट में मैप चेंज करता हूँ फिर आपको समझ आएगी। अगर ये ज्यादा बेहतर है तो किएव यहाँ पे है, ठीक है। ये मंगोलों की स्टेट है और ये बैजेंटीन एम्पायर है। जब मंगोल आए ना तो उन्होंने एक किस्म का यहाँ पे बैरियर क्रिएट कर दिया है इनके लिए, किएवियंस के लिए जो यहाँ पे सेटल्ड हैं। ये जो यहाँ पे सर्कल किया, या रेड से सर्कल कर देता हूँ ताकि ये इस एरिया को अब ये बेसिकली जो बैजेंटीन एम्पायर है जो कि बेसिकली और एज अ होल यूरोप जो है, जो साइड पे आपको नजर आएगा यहाँ पे, इससे कट ऑफ हो गया है। रशिया जो है, क्योंकि अबियन रूस है वो इससे कट ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ द मंगोलियन इन्वेजन और उनके फिर जो उनकी सल्तनत बनी है। और इस वजह से क्योंकि ये कट ऑफ हो गए तो ये आइसोलेट होगी दोनों कॉम, यूरोपियंस भी और आपके जो किएवियन रूस थे, ये दोनों आइसोलेट हो गए। इवन दो मैंने स्टार्ट में कहा था कि देवर यूरोपियन। अब ये आइसोलेट होते गए और ये आगे जाके रेलिवेंट होता है कि हुआ क्या। बट ये इतना जरूर हो गया कि जो रशियंस थे ना वो यूरोपियंस रहे, ना वो बेजेंटीनियंस रहे और ना वो मंगोल थे। मंगोलों से उनको वैसे ही बहुत नफरत थी। उनको इतनी नफरत थी मंगोलों से कि वो उनको किसी टाइम भी चाहते थे। उनको मतलब गुस्सा था बहुत ज्यादा और शदीद नफरत थी, लेकिन वो उनको पता था कि हम इनको मार नहीं सकते मंगोलों को फिलहाल। सो वो उनकी इताअत कर रहे थे। और रशियंस का ये भी बिलीव था कि हमारे खुदा की तरफ से, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के खुदा की तरफ से हम पे सजा भेजी गई है मंगोलों की शक्ल, तो हमारे गुनाहों की वजह से। एंड दैट्स द थिंग, तो इसलिए वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे मंगोलों के रूल को तब तक। अब मैंने बताया कि ज्यादातर पॉपुलेशन इसी दौरान किएव से मॉस्को चली गई और मॉस्को जो है वो डोमिनेट करने लग पड़ा एज द मेन पावर। और इसमें ये भी है कि मॉस्को को डोमिनेट करने का मैं आगे बताता हूँ, लेकिन मॉस्को डोमिनेट करने लग पड़ा और वो प्रोमिनेंट हो गया। और जब मॉस्को डोमिनेट किया और वो प्रोमिनेंट हो गया ना, तो एक आइडिया क्रिएट होने लग पड़ा कि रादर देन किएव बीइंग द रशिया जो एग्जिस्ट करता है, मॉस्को रशिया को दिखाने लग पड़ा कि जो किएवियन रूस है ना वो अब किएवियन रूस नहीं रहा है ना, वो अब मॉस्कोवाइट बन गए हैं। वो मॉस्को से मॉस्कोवाइट वर्ड निकल रहा है, तो वो मॉस्कोवाइट रूस बन गए। अब वो रशियंस बन गए कि मॉस्को उनकी पहचान है, उनकी आइडेंटिटी बनता जान रहा है। और वो जब तक मॉस्को खड़ा है तब तक एक रशियन स्टेट खड़ी है उनकी। अब एक बिल्कुल क्या कहना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी में एक चेंज आ रहा है किस्म का। पहले उनके लिए किएव सेंटर था, वो मॉस्को बनता जा रहा है और मॉस्को बेसिकली एक उनकी स्टेटमेंट बन गई है रशिया को रिप्रेजेंट करने की, एक यूनिफाइड रशिया को। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी।
मंगोलों ने खास काम क्या किया था, वो ये किया था कि जो उनको अभी तक जिसको क्रेडिट दिया जाता है, ये साइड नोट पे बात बता रहा हूँ, वो ये है कि मंगोलों ने ये जो इन्वेजन किया था रशिया के ऊपर, ये सर्दियों में किया था। और ये इन्वेजन सर्दियों में किया, और मंगोलों ने सर्दियों में ये एरिया रशिया को कॉन्कर कर दिया। अब ये इतना प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि बाद में नेपोलियन भी आया और बाद में हिटलर भी आया, और दोनों ने रशिया को सर्दियों में कॉन्कर करने की कोशिश की, और दोनों से नहीं हुआ रशिया सर्दियों में कॉन्कर। तो मंगोलों को इसलिए क्रेडिट दिया जाता है कि वो नेपोलियन और हिटलर से इतने सेंचुरीज पहले उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज तक कोई और लीडर या कोई और कॉन्कर कर नहीं पाया, कि उन्होंने सर्दियों में रशिया को कॉन्कर कर दिया। अब मैंने बताया पीछे, अभी तक वैसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मैं सांस ले लेता हूँ साथ। वैसे सर्दियों में क्या है ऐसी खास बात है कि ये एक जो बाहर का। रशिया है, रशिया जो है उसकी सर्दी बहुत सख्त एक्सट्रीम होती है। वेदर। एक्सट्रीम हाँ। वेदर है, बहुत एक्सट्रीम ओके ओके वेदर है, कि इस थैंक्स। तरह का वेदर है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और हिटलर ने जब कोशिश की थी सीरिया को कैप्चर करने की, तो उसमें बहुत ज्यादा उसके मतलब फौजी इस वजह से मर गए थे कि उनके बस रू वो सर्दी इतनी है कि रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और आपके पास कोई जाने के वापस आने के लिए भी नहीं होता, आने जाने के लिए, और आपके जानवर भी मर रहे होते हैं, आपका मिट्टी खाना नहीं आपके पास होता, फ्रेश पानी खत्म हो जाता है, तो इस तरह की वजह से सप्लाईज नहीं जा सकती। तो अगर आपकी आर्मी है तो वो स्टक हो जाती है। हिटलर को उन्होंने रोका भी था जंग के दौरान कि वो ये हरकत ना करे, मॉस्को पे हमला ना करे, रशिया पे हमला ना करे सर्दियों में। लेकिन वो डिटरमेंट था हमला करने के लिए, और इसी वजह से वो इवेंचुअली रशिया से तो वो जंग इसलिए हार रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि उसको ये नुकसान बहुत मेजर हुआ था रशिया के इन्वेजन पे। ठीक है। ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। मैं जरा मॉस्को ढूंढ लूँ मैं आपके ऊपर। ये अब हमारा मॉस्को है, जहाँ पे हमारा सेंट्रल पीस यहाँ पे आ गया, और इन्होंने अच्छा है मंगोल दिखा दिया कि यहाँ पे मंगोल ही है हर तरफ, बाकी ऑन दी अदर साइड। ठीक है। और ये यूरोप है, यहाँ से ये आइसोलेट हो चुके हैं। कीव यहाँ था एंड दे मूव टू मॉस्को। अब हुआ ये कि मॉस्को प्रोमिनेंट इसलिए भी हो गया, एक और वजह भी थी मॉस्को को प्रोमिनेंट होने की, वो ये था कि जो अब ग्रैंड प्रिंस बनता था ना, जो पहले कीव का होता था, अब वो ग्रैंड प्रिंस मॉस्को का होता था, और उसको हम मॉस्को वाइट प्रिंस कहते थे। ठीक है, क्योंकि मॉस्को से उसका ताल्लुक था। और जो मॉस्कोवाइट प्रिंस था ना, उसको राइट ये भी दे दिया था मंगोलों ने कि जितने टैक्सेस आएंगे ना जो मंगोलों तक जाने हैं, वो पहले सारे मॉस्को में जितनी ये स्टेट्स है ना, छोटी छोटी स्टेट्स, ये सारे पहले तो टैक्सेस मॉस्को तक पहुंचाएंगे ना, मॉस्को के ग्रैंड प्रिंस को देंगे सारा टैक्स। और फिर वो जब टैक्स आ जाएगा सारा जो भी इकट्ठा किया है, वो फिर आगे मॉस्को का जो ग्रैंड प्रिंस है वो मंगोलों तक पहुंचा देगा। अब इससे क्या हुआ कि जो सारा पैसा आ रहा था मॉस्को के प्रिंस के पास, ग्रैंड प्रिंस के पास, जो मॉस्कोवाइट प्रिंस था, वो जब मंगोलों को भेजने से पहले वो उसमें से कुछ शेयर अपने पास रख लिया करता। और मंगोलों को नहीं पता चलता था कि इतना हाई अमाउंट जाता था, तो उनको इतना फील भी नहीं हुआ कि मॉस्को का जो प्रिंस है ना, वो रख रहा है वो अमाउंट, एंड वो मंगोलों को सारा अमाउंट नहीं जाता था। जब इससे क्या हुआ, और जब वो रखने लग पड़ा, तो इवेंचुअली मॉस्कोवाइट जो प्रिंस था ही स्टार्टेड बिकमिंग रिच, और वो अमीर होने लग पड़े, मॉस्को के लोग भी और मॉस्को का एम्पायर भी। और जब ये हुआ तो इससे मॉस्को की इन्फ्लुएंस बढ़ती गई, बिकॉज उनके पास अब पैसे आ गए, तो वो जो डिफरेंट ये जो एरियाज थे ना, जो कि इधर आपको नजर आ रही है कि डिफरेंट बॉर्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये सारे एरियाज जो प्रिंसडम्स थे, मैंने पहले भी बताया, एपनेज रशिया के छोटे छोटे एरियाज, वो मॉस्को का जो ग्रैंड प्रिंस था ना, वो जो पैसे उसने मंगोलों से चोरी किए थे, किस्म के लिए थे, या उनसे उनके शेयर रख लिया था, वो उससे ये एरियाज खरीदने लग पड़ा, प्रिंसिपैलिटीज खरीदने लग पड़ा, पैसे लगा के इनको, इन प्रिंसेस को खरीद लेता था, और इनको अपनी इन्फ्लुएंस के अंदर लेने लग पड़ा। और इससे ये है कि एक तो इनकी इन्फ्लुएंस इस तरह बढ़ी, जो प्रिंसिपल्स नहीं बात मानते थे मॉस्को की, और मॉस्को की इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे थे, और वो अपना अभी तक डिटरमेंट थे कि वो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, तो वो मंगोलों को मॉस्को जो है वो शो ऐसे करता था मंगोलों को कि ये हमारे दुश्मन है और ये खतरनाक है, ताकि मंगोल आए और वो उन स्टेट्स को आके तबाह कर दें और उन दुश्मनों को मार दें। तो मॉस्को के दुश्मनों को भी मंगोलों ने मार दिया, और मंगोलों के ट्रिब्यूट जो आ रहा था वो मॉस्को के पास था, जिससे वो प्रिंसिपैलिटीज खरीदता था। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से मॉस्को जो है इट बिकेम वेरी पावरफुल। और मॉस्को वाज एट द सेंटर ऑफ, अगर इधर देखें तो ये जो रिवर्स यहाँ से जा रहे हैं और डिफरेंट एरिया से, ये सारे यहाँ पे 4 रिवर्स जो जाते थे वो मॉस्को के करीब से गुजरते थे, इसकी वजह से मॉस्को बेहतरीन एरिया था फॉर ट्रेड। तो ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा एरिया था। अब ये हुआ कि
और इससे एलाइशिप भी मंगोलों के साथ इनकी बढ़ गई और ट्रेडिंग भी होती गई। एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि जो यूरोप ये जो है हमारा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, क्योंकि कैथोलिक चर्च एक था और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ही हमने फॉल ऑफ रोम के अंदर बात की थी कि दो चर्चेस बन गए थे। जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, ये जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उसका जो सेंट्रल सीट थी, सेंट्रल सीट का मतलब कि जो उनका पेट्रियार्क था और जो उनका हेड था, वो मॉस्को में आके रहने लग पड़ा, सेटल हो गए। और मेन जो चर्च था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का, वो 1325 में यहाँ पे आ गया मॉस्को के अंदर। तो इतना, और इससे और ही मॉस्को और प्रोमिनेंट होगा। इवन दो मैंने बताया कांटेक्ट लूज किया हुआ था, लेकिन ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि अगर हम देखें तो ये नीचे कॉन्स्टेंटिनोपल है और ऊपर मॉस्को है। रेड में नीचे कॉन्स्टेंटिनोपल आ रहा है, तो वो जब यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्कर हुआ और उसके हालात खराब हुए और हमने फोर्थ क्रूसेड में पढ़ा के क्रिश्चियंस ने हमला कर दिया था, तो दे इवेंचुअली मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर, और वो यहाँ पे आके मॉस्को में सेटल। अब यहाँ पे ये होता है कि रादर देन, अब मॉस्को जो मॉस्कोवाइट्स हैं उनको तो बड़ा थैंकफुल होना चाहिए मंगोलों का, बिकॉज मंगोलों ने उनकी इतनी हेल्प की है उनको हर चीज में। लेकिन उनको मैं बताया कि शुरू से मंगोलों से बहुत ही ज्यादा शदीद नफरत थी, और इस वजह से ये हुआ कि जब व्हेन दे हैड द पावर, तो 14 सेंचुरी में उन्होंने उनके जो मॉस्को का जो प्रिंस था उस टाइम का, उसने हमला कर दिया मंगोलों के ऊपर। और ये फर्स्ट मेजर डिफीट थी मंगोलों की इन 1300, जिसको जो इनकी बैटल हुई थी विद मॉस्को के प्रिंस के साथ मंगोलों की, और वो मंगोल जंग हार गए थे। तो एक हमने जंग पड़ी थी अंजलूत की, जो मुसलमानों ने ममलूकों ने हराई थी एक मंगोलों को, और एक इधर रशिया में मॉस्कोवाइट जो प्रिंस था उसने जो जंग लड़ी थी मंगोलों के खिलाफ, उसमें उसने हरा दिया था मंगोलों को। और इससे एक इमेज टूट गया कि मंगोल्स जो है वो इनविंसिबल हैं। जो इमेज था कि मंगोलों को हरा नहीं सकता, वो इमेज एक तो टूट गया मंगोलों का सिंपली। इसके साथ साथ एक और बड़ा अच्छा काम हुआ, वो ये हुआ कि ये हम, और ये पूरे पहले लेक्चर से हमारे रिलेट करता है, कि जब ग्रीक्स और पर्शियंस की हमने बात की थी कि पर्शियन और ग्रीक वॉर, पर्शियंस की वॉर हुई थी ग्रीक्स के खिलाफ, तो ग्रीक्स पहले छोटी छोटी सिटी स्टेट्स में रहते थे, लेकिन जब वो पर्शियंस के खिलाफ लड़े, तो उनको रियलाइज हुआ कि हम अथेनियन और स्पार्टन नहीं है, हम सारे ग्रीक्स हैं। हम हैं तो एक ही कौम ना, चाहे सिटी स्टेट्स की शक्ल में अलग रहते हैं। अब भी बिल्कुल यही हुआ, रशियंस जब लड़े तो दे रियलाइज कि हम इकट्ठे होकर बहुत अच्छा चल सकते हैं, और हम क्यों ये छोटी छोटी प्रिंसडम्स बनाए हुए हैं, हम यूनिफाइड क्यों नहीं हो जाते, हम एक ग्रुप की शक्ल से क्यों नहीं जाने जाते, हम रशियंस क्यों नहीं बन जाते, हम सारे रूस क्यों नहीं बनते, रादर कि हम कहेंगे भाई हम, हमारा अलग प्रिंसडम है, हम किएवियंस हैं और हम मॉस्कोवाइट्स हैं, हम एक क्यों नहीं हो जाते। तो ये इमेज भी बनने लग पड़ा, बिल्कुल सिमिलरली जो पहले हजारों साल पहले ग्रीक्स और पर्शियंस के साथ हुआ था, वो यहाँ पे सेम हुआ मंगोलों के साथ लड़ते हुए। और ये एक और चीज है कि जब एक कॉमन दुश्मन आ जाता है बड़ा, तो आप अपने डिफरेंसेस छोटे छोटे भूल जाते हो, बड़ा डिजास्टर आने की वजह से। तो इससे ये है कि ये आइडिया भी आप बढ़ता गया, मैंने पहले भी कहा कि एक यूनिफाइड रशिया का आइडिया भी, और एक रशिया की रिकग्निशन एज मॉस्को, कि रशिया जो है वो मॉस्को है, जब तक वो रशिया है तब तक, वो वाला एक आइडिया। और अब ये वाला आइडिया कि वी आर वन, हम प्रिंसडम जो खत्म करके एक ग्रुप बन सकता है, हमारा एक एक आइडेंटिटी बन सकती है हम लोगों की। एंड देन ये हुआ कि इनको और भी, मॉस्को को तरक्की में एक और फायदा मिला कि इनकी लकीली इनके बेटे ज्यादा पैदा होते थे, तो इस वजह से इनको कभी ये वाला मसला नहीं हुआ कि ये नहीं हुआ कि बाप का बेटा ना हो तो वो प्रिंस से किंगशिप कैसे पास करेंगे ना, तो वो वाला इशू नहीं होता था इनके। तो इस वजह से ये है कि इनका बड़ा स्मूथली चलता रहा, और वो वाली सिविल वॉर्स भी नहीं हुई और वो वाले मसले नहीं हुए, तो इसलिए इनके हालात बहुत ही स्टेबल हो गए। अभी तक कोई क्वेश्चन? क्लियर है। चले, अब हम चलते हैं हमारे अगला सेक्शन पे हिस्ट्री के। मंगोल जो है उनको अभी पूरी तरह वो निकले नहीं है, अभी भी उनका खानेट चल रही थी, लेकिन वो बताया कि खानेट को देखें तो ऊपर मॉस्को और किएव ऊपर है और खानेट नीचे है, तो इसलिए थोड़ा सा इस सेंस में इंडिपेंडेंट है। अब हुआ ये कि एक नया लीडर आया इन मॉस्को, जो मॉस्कोवाइट नया ग्रैंड प्रिंस बना, जिसको मंगोलों ने ग्रैंड प्रिंस बनाया था, उसका नाम था आइवन। आइवन, आइवन द ग्रेट उसको कहा जाता है। आइवन जो है वो 1440 में जाके प्रिंस बना ऑफ मॉस्को, और उसको डिक्लेयर किया गया एज ग्रैंड प्रिंस, मंगोलों ने किया था। लेकिन आइवन ने क्या किया कि आइवन ने ग्रैंड प्रिंस होते ही बनते ही ना, उसने जो मंगोल थे ना उनको ट्रिब्यूट देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब रशियंस जो है, अब रूस जो है ना, वो कभी ट्रिब्यूट नहीं दिया करेंगे तुम लोग, लाइक अब वो वाला मुआहदा हमारा खत्म, और अब नहीं हुआ। और उस दौर में मंगोलों के खुद सिविल वॉर शुरू हो गई थी, उनके हालात खुद खराब हो रहे थे, वो टाइम है जब वो डिक्लाइन में जा रहे थे, तो उस वजह से वो रेजिस्ट भी नहीं कर सके कि वो आके हमला करते हैं कुछ। और इस तरह ये हुआ कि ये स्ट्रांग हो गए। और आइवन ने, ये है कि आइवन का क्योंकि पैसे थे और वो वाली जो ट्रेड से जो मंगोलों के थ्रू आ रही थी,
So Ivan was able to buy purchase डिफरेंट एरियाज जो अपने जो थी डिफरेंट प्रिंसडम जो थे उनको खरीदा उसने, जैसे पहले खरीदा था रूलर्स ने, और उसने नेगोशिएट भी कुछ किया, कुछ कॉन्कर करने पड़े उसको, और इस तरह मॉस्कोवाइट जो पावर थी वो बढ़ती गई और बढ़ती गई। आखिरकार आइवन ने अपने आप को, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो ग्रैंड प्रिंस ऑफ ऑल रुस बेसिकली डिक्लेयर हो गया था। उसने अपने को सॉवरेन ऑफ ऑल रशिया, बेसिकली रूलर ऑफ ऑल रशिया अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। एंड देन अपनी वो दिखाने के लिए, लेजिटिमेसी दिखाने के लिए कि मैं कितना मतलब ब्लड लाइन मेरी सही है, इसने जो लास्ट बेजेंटीन एम्परर था उस दौर का, उसकी जो नीस थी उससे भी इसने शादी कर दी, दिखाने के लिए कि मैं एक तो बेजेंटीनियन भी ब्लड है मेरे फैमिली में, और इस तरह के मैं राइटफुल रूलर हूँ ऑफ द रुस। और अब मंगोल बिल्कुल साइड पे हो गए, तो इसने आखिरकार अपने आप को ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट बेसिकली ऑटोक्रेसी से निकला, जो कि ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे एक बंदा एब्सोल्यूट पावर के साथ हुकूमत करता है। तो इसने अपने को ऑटोक्रेट डिक्लेयर किया, और इसने अपने को जार डिक्लेयर किया, TSAR, ये जार लिखा भी हुआ, ठीक है। जार जो है ये रशियन है फॉर सीजर, ठीक है। जब सीजर, जो जूलियस सीजर का नाम फिर आ गया यहाँ पे, तो इन्होंने भी वही टाइटल लिया था जो रोमन्स ने लिया था, जो यूरोपियंस लेते थे, इन्होंने भी आखिरकार अपना टाइटल जो जार का टाइटल है, क्योंकि आगे थ्रू आउट अंटिल रशियन रेवोल्यूशन जो आया था 1900 में जाके, तब तक जो जार थे तब तक रहे थे, तब तक जो किंग्स थे ना उनको जार कहा जाता था। तो ये जार जो है इसका मतलब सीजर है। तो इन्होंने वही रोमन टाइटल ले लिया। एक तो बैजेंटीन, वो बैजेंटीन की जो एम्परर था उसकी नीज से भी शादी कर ली, टाइटल भी वो ले लिया, और उसके साथ साथ पावर भी ग्रो की, तो अब ये पूरी अपनी लेजिटिमेसी शो कर सका था आइवन द ग्रेट। और इसलिए इसको कहा जाता है कि ग्रेट इसलिए कहते हैं कि इसने आखिरकार यूनिफाई कर लिया था रशिया को, जो किएवियन रूस की जो छोटी छोटी प्रिंसडम्स थे, स्टेट्स थी, वो सारी इसने इकट्ठी करके अंडर वन लीडरशिप अपने अंडर इसने एक यूनिफाइड रशियन स्टेट बना दी थी आखिरकार, और इसलिए उसको ग्रेट का टाइटल दिया। इन्होंने काफी चीजें लिखी हैं कि ही ट्रिपल द टेरिटरी ऑफ रशिया, एंडेड द डोमिनेंस ऑफ मंगोल्स, और फिर लेट फाउंडेशन ऑफ रशियन स्टेट, और ये पहला जार था रशिया का। और आगे जैसे हमने वेनस का डोज पढ़ा था, कि उसका लीडर डोज था और सुल्तान होता था ओटमन एम्पायर का, तो रशिया का लीडर जार होता था, जिसका मतलब सीजर है। अब बड़े हालात ब्राइट हो गए ना रशिया के लिए, कि रशिया यूनिफाई हो गया है, रशिया के पास एक ऐसा लीडर आ गया जो कि एक हुकूमत उसने चले बनाई है, जैसी भी कहेंगे कि उसने अपने आप को ऑटोक्रेट डिक्लेयर किया कि मैं एब्सोल्यूट पावर है, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसने आखिरकार हुकूमत तो बना ली है ना, कि एक रशिया छोटे छोटे पीसेस में नहीं डिवाइड, और बड़े हालात स्टेबल हो रहे हैं। फिर होता क्या है कि एकदम ट्विस्ट आता है, वो ये है कि आइवन द थर्ड जो था, इसको आइवन द थर्ड भी कहते थे, आइवन द ग्रेट या आइवन द थर्ड। तो इसने अपनी पावर कंसोलिडेट की, मॉस्कोवाइट पावर जो है इसने इकट्ठी की, और ये सारा चलता गया। बट देन इसके बाद इसके थोड़े अरसे बाद, अराउंड 1533, तो आइवन द ग्रेट जो था उसका टाइम खत्म हुआ 1505 में, तो उसके बाद 1533 तक स्टेबल रहे हालात। देन आइवन द फोर्थ आया। आइवन द फोर्थ को आइवन द टेरिबल भी कहा जाता है, और इसको आइवन द टेरिबल खुद ही पता चल जाएगा क्यों कहते हैं आइवन द टेरिबल। बट इसने क्या है कि इसने बिल्कुल रशिया के हालात बदले, और रादर जो हम कहते हैं ना कि रशिया के जो आजकल अब तक हालात हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रशिया में, वो मंगोलों की वजह से भी नहीं थे, वो किसी रशिया के इस ऑटोक्रेटिक सिस्टम की वजह से भी नहीं था, वो आइवन द टेरिबल की वजह से थे। तो आइवन टेरिबल जो करके चला गया था रशिया के साथ, वो उस वजह से रशिया के हालात आज तक जो हैं उसके साथ अभी तक पाए जाते हैं। तो इसने एक नया दौर स्टार्ट किया था रशिया का, जिसमें प्रिंसली पावर्स का दौर खत्म हो गया था, और फुल एक ऑटोक्रेसी का रशिया, एक ऑटोक्रेसी का फ्रंट बन गया था, जहां पे एब्सोल्यूट हुकूमत होगी और कोई सवाल भी नहीं कर सकेगा हुक्मरान के खिलाफ, और ऐसा एक लीडर आ जाएगा। शुरू में तो आइवन जो था, इसने तकरीबन ये 16 साल 17 साल का था जब ये लीडर बना, बड़ा यंग किंग था, और इसने काउंसिल भी बनाया, और ये चर्च से भी बड़ा रिलेटेड था, और बड़ा अच्छा इसने अपनी एक हुकूमत का पार्ट गुजारा। उसमें इसने एक ऐसी काउंसिल भी बनाई जो बाद में फ्रांस में भी बनी और इंग्लैंड में भी बनी आगे हिस्ट्री में, लेकिन इसने वो 200 साल पहले उस तरह की काउंसिल भी बना दी थी, तो इसने बड़ा ही अच्छा चल रहा था, और इसने मस्केट्स जो गन्स थी उस दौर की नई तरह की, वो भी इस्तेमाल करवाना रशियन को सिखाई, और रशियन आर्मी में यूज करना शुरू करवाई। ये इसका रेन का एक हिस्सा था, इसकी हुकूमत का। जब इसका दूसरा रेन का जो सेकंड एरा आया ना, जब इसकी रेन का, क्योंकि इसने दरमियान में फिर छोड़ दी थी हुकूमत, एंड देन ही केम बैक, और जब ये वापस आता है, तो आइवन कहते हैं कि इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, शायद इसलिए इसके साथ ये एकदम इतना मेंटली डिरेंज्ड हो गया, या ये कुछ कहते हैं कि इसका बचपन से ही कुछ ये थोड़ा हिला हुआ था, या वट एवर द रीजन। बट आइवन जब वापस आया,
तो उसने सबसे पहले तो प्लान किया कि जितने जो रिच पीपल है ना, जो नोबिलिटी है रशिया की, जो वो प्रिंसेस जिनको खरीदा था, जो प्रिंसडम्स खरीदे थे, उनमें जो प्रिंसेस थे, जो फॉर्मर प्रिंसेस थे, और जो लैंड ओनर थे जिनको बोयार्स कहा जाता था, BOYARS, बोयार्स जो थे ना, उनकी पावर बिल्कुल खत्म करनी। एक तो उसने ये प्लान इसका इनके खिलाफ प्लानिंग शुरू की, और उसने ये कि बिल्कुल मतलब किसी तरीके से कि प्रिंसेस की पावर ना रहे रशिया में, कि इनके पास कोई रिकग्निशन या लेजिटिमेसी किसी तरह की ना रहे कि चैलेंज कर सकें ये जो जार। और इसके साथ साथ ये है कि इसने आखिरकार ये भी डिक्लेयर अपने आप को कर दिया कि मैं किसी भी बंदे को जब चाहूँ पनिश कर सकता हूँ, ट्रेटर्स को, इवल डूअर्स को। और मतलब मेरे पास हर चीज का राइट है। आइवन का पास जो जो जार है उसके पास हर चीज का राइट है। एंड देन इसने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिनको कहते हैं ऑपरिचनिकी, OPRICHNIKI। ऑपरेशनिकी बनाई, ये एक ऐसी सीक्रेट पुलिस की पहली सीक्रेट पुलिस इसने बनाई थी, जो मतलब ब्लैक कपड़े पहनती थी, ब्लैक घोड़ों पे ट्रैवल करती थी, और ये डिफरेंट जगहों पे जाके जो स्टेट के खिलाफ दुश्मन थे उनको मार देती थी, उनको पकड़ लेती थी, और उनको अरेस्ट करती थी और गायब कर देती थी। ये पहली हिस्ट्री में, तकरीबन अभी तक हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें पहली दफा ऐसी सीक्रेट पुलिस पाई जा रही है जो ऐसे काम कर, जो कि आज तक हो रहे हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट, हमें मुझे अभी तक ये समझ आई है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आइवन द टेरिबल के हाथों से। ये वाला एक कल्चर स्टार्ट हो रहा है, सीक्रेट पुलिस का कल्चर। तो इसने ये ऑपरेचनी जो बनाई थी, इसने ये करते थे, और ये हमें बहुत सारे फिक्शन के मीडियम्स में नजर आती हैं ये वाली चीजें, ये ब्लैक कपड़े और ब्लैक घोड़ों पे ट्रैवल करने वाले क्लोक फिगर्स जो हमला करते हैं और ये वाले काम करते हैं। इन्होंने जार की पावर को और एब्सोल्यूट कर दिया, जार के दुश्मनों को बिल्कुल पूरी तरह हटा दिया। और इसने इसके दौर में रशियन पर्ज शुरू हुई, पहली रशियन पर्ज हुई। और इसको सिविल मैसेकर भी कहा जाता है रशियन पर्ज के साथ साथ, क्योंकि सिविल वॉर तो थी कि डिफरेंट प्रिंसेस को एलिमिनेट किया जा रहा था, लेकिन ऐसी सिविल वॉर नहीं थी जहाँ पे कोई प्रिंस लड़ पाता, क्योंकि सीक्रेट पुलिस फोर्स ऐसी अच्छी थी कि इससे पहले कोई कर कुछ रेजिस्ट कर पाता, उससे पहले वो बंदा मर जाता था, गायब हो जाता था। सो इन दैट वे ये एक सिविल मैसेकर था, कोई बोल नहीं पा रहा था। एंड आइवन द फोर्थ ने एक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द जार एस्टेब्लिश कर दिया रशिया के अंदर, ऑल ओवर रशिया जो उस टाइम एग्जिस्ट करता था। और उसने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया, एक ऐसा कल्चर सेट कर दिया रशिया के अंदर, कि आप पहले जो जार था, जो आइवन द ग्रेट था, उसने सेट किया था कि आप खरीद के और मुआहदे करके भी ये चीजें कर सकते हैं। आइवन द टेरिबल ने एक ऐसा कल्चर सेट किया कि आपको सीक्रेट पुलिस फोर्स यूज करके, लॉ यूज करके, डिफरेंट तरीकों से लॉ को मोल्ड करके, अपने अपनी शरीयत को मोल्ड करके, और उसके साथ साथ खौफ से और मैनिपुलेशन से लोगों को किस तरह काबू करना है, और किस तरह उनकी पावर को, उनकी स्पिरिट को खत्म करना है, और किस तरह उनके ऊपर हुकूमत करनी है और एब्सोल्यूट पावर रखनी है। ये कल्चर इसने प्रमोट किया, और इसने एक ऐसी सेट कर दिया प्रेसिडेंट जो आगे पूरी रशियन हिस्ट्री में पाया गया बार 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 बार, और अभी तक हम देख रहे हो कि वो जो पुटिन है एंड सो ऑन, उसमें जो भी चीजें वाकयात हो रहे हैं रशिया के अंदर, वो अभी तक ये वाले होती हैं चीजें कि बंदा गायब हो जाता है। चाइना में भी हो रहा है, कोरिया में भी हो रहा है, ये अभी तक चीजें, तो ये फैलता गया वायरस। ये वाला ये आइडियाज ये यहाँ से स्टार्ट हुए थे। अब इसमें ये तो अभी तक हमने ये रशियन हिस्ट्री का तो फ्रंट कवर कर लिया कि आखिरकार ये एक क्या कल्चर फैला। लेकिन जो बात जो हम शुरू में मैंने एक जिक्र किया था और बाद में मेंशन किया था कि यूरोपियन से आइसोलेट हुए थे रशियन। अब ना बायोलॉजी में एक फिनोमेना को हम स्पीसीएशन कहते हैं, कि अगर दो स्पीशीज को सेपरेट किया जाए, बड़ा सिंपली पुट कर रहा हूँ, कि दो स्पीशीज को अगर सेपरेट कर दिया जाए, एक ही स्पीशी को, एक ही जानवर लें, जेब्राज लें, और उनको जियोग्राफिकली सेपरेट कर दिया जाए थोड़े अरसे के लिए, मतलब कुछ रिलेटिव टाइम के लिए, तो वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज बनने लग पड़ते हैं, लाइक दे वो अनरिकग्नाइजेबल भी हो जाएंगे एक पॉइंट पे। ये कॉन्सेप्ट है स्पीसिएशन का। तो कुछ इसी तरह समझें कि रशिया और यूरोप के साथ भी बिल्कुल यही हुआ कि इनकी भी स्पीसिएशन होगी। ये दोनों थे एक ही, दे वर ऑलवेज यूरोपियंस, ये एक ही ग्रुप था, लेकिन ये अलग हुए, और इनकी आइसोलेशन ने इनको इतना अलग कर दिया कि एक दूसरे को पहचानने से ही रह गए, कि रशियंस अलग एक ग्रुप बन गया और यूरोपियंस का एक अलग ग्रुप बन गया, और ये कभी एक दूसरे को उस तरह पहचान भी नहीं सके। लैंग्वेजेस इनकी चेंज हो गई, और वो इंग्लिश बोलने लग पड़े, रशियन बोलने लग पड़े, इवन वो पहले वो स्लाविक और स्वीडिश वाली लैंग्वेज बोल रहे थे, वो लैटिन और ग्रीक बोल रहे थे यूरोपियंस। बट एकदम पूरा शिफ्ट आ गया। और जब ये शिफ्ट आया तो दोनों ने एक दूसरे को आइसोलेशन की वजह से, जो इनकी जिस ये आइसोलेटेड थे एक दूसरे से, उस वजह से अलग हो गए। और अलग हुए तो यूरोप की नज़र में रशियंस जो थे, ना वो पूरी तरह यूरोपियन थे। यूरोप की नज़र में रशियंस ना पूरी तरह यूरोपियन थे, और ना ही वो पूरी तरह एक बिल्कुल सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल थे जैसे अरब्स या चाइनीज। अभी तक उनको पता था कि इनके अंदर हमारा खून है, और बाइट्स की हैं, और ये हर चीज में तो मिलते जुलते थे इस सेंस में। तो यूरोप के लिए ज्यादा खतरा था। खतरा ये था कि यूरोप की एक
उनकी नज़र में ये एक और उनके लिए खौफनाक थे रशियन ज़्यादा, बिकॉज दे फेल्ट कि ये ना पूरी तरह डिफरेंट है जैसे अरब या चाइनीज, और ना ये पूरी तरह यूरोपियन है इनफ, ये पूरी तरह यूरोपियन ब्लड भी नहीं है इनके अंदर, तो ये एक बिल्कुल ही अलग ग्रुप बन गया, तो उनसे ज्यादा खौफ ज्यादा हुआ है। रशियंस का भी सेम मसला था कि वो भी यूरोप से ज्यादा किए कि ये ना हमारी तरह पूरी तरह बिल्कुल ये डिफरेंट भी नहीं है, लेकिन ये हमारे जैसे हैं थोड़े थोड़े, तो इस वजह से दोनों को एक दूसरे से जो कि दोनों को एक दूसरे से जो बारबेरिक नेचर और जो एक दूसरे की जो कहना चाहिए जालिम जो चीजें जुल्म करते थे, वो एक दूसरे का देख के ना एक दूसरे से दूर भी हुए, लेकिन और खौफ भी खाते गए, और अभी तक खाते हैं और अभी तक जंग लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ते रहते हैं, बिकॉज दे स्टिल डोंट वांट टू रियलाइज, वो रिकग्नाइज नहीं करना चाहते कि हम एक ही थे और हम स्टार्ट एक ही हुए थे, अब हम आइसोलेट हो गए तो हम ऐसे हो गए, अदर वो एक दूसरे से खौफ खाते हैं, तो पूरी एक दूसरे को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं करते इस सेंस। तो ये हमारी रशियन हिस्ट्री की कंक्लूजन थी। लेकिन इससे पहले कि हम रशिया हमारी हिस्ट्री का लेक्चर और कोर्स खत्म करें, तो इससे पहले एक आखिरी बात कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे हिस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। मैंने पिछले वैसे लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन अब आखिरी दफा कर देता हूँ कि अब हुआ ये है ऑन द मैप कि यहाँ पे स्पेन है, ठीक है, और स्पेनिश जो है वो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन चले गए हैं, और वो कोलंबस के साथ, स्पेनिश तो नहीं, कोलंबस खुद भी स्पेनिश था, तो कोलंबस जो है वो चला गया और उसने नॉर्थ अमेरिका में नेटिव्स से उसकी मुलाकात हुई और आखिरकार अमेरिका मिल गया। इवन दो वो ट्रेड करना चाह रहे थे विद चाइना, उनको नहीं पता था कि अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट दरमियान में आता है। यहीं पे पुर्तगाल भी है, ठीक है, जो और वो पुर्तगाल जो है वो, बल्कि ब्लू में लोगों को नजर नहीं आएगा, हाँ, यहाँ पे पुर्तगाल भी है बिल्कुल साइड पे स्पेन की, और वो जो है वो नीचे अफ्रीका की साइड पे चले गए, एंड देन दे वेंट इनटू इंडियन ओशन, वो बेसिकली इंडियन ओशन ट्रेड रूट को एक्सेस करना चाह रहे थे, और उन्होंने अफ्रीका को भी बेसिकली एक्सप्लोर करना शुरू किया, और इंडिया और ये वाले एरियाज को भी उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है। एंड देन चाइना है हमारे पास। चाइना जो है वो बिल्कुल ही अपनी सेल्फ आइसोलेशन में चला गया, उसकी जो नया एम्परर आया उसने शिप बिल्डिंग रुकवा दी, उनका सारा नेवी का सिस्टम बंद कर दिया, और चाइना अपना कल्चर कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए बिल्कुल बंद हो गया। देवर लाइक कि अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, और कुछ सेंचुरी, कुछ काफी सेंचुरीज के लिए चाइना वॉज इन सेल्फ आइसोलेशन। इस्लामिक एम्पायर जो हैं वो एट दिस टाइम जो है वो ओटमन एम्पायर है मेन आपका, जो हुकूमत कर रहा है यहाँ पे, और वो विद वेनिस ट्रेड भी कर रहा है और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हमारा रशिया है। रशिया जो है वो आइवन द टेरिबल की रेन के अंदर आया हुआ है, और अब रशिया की एक ऐसी हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे एक एब्सोल्यूट पावरफुल जार होगा, और वो हुकूमत करेगा और उसकी हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और एक रशिया एक ऐसे दौर में जा रहा है, और यहाँ पे हम हिस्ट्री अपनी छोड़ रहे हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना।